मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं यूपी टेट सुपर टेट 2023 के इस बैच में, जो कि आपका सीडीपी से संबंधित होने वाला है। मैथ और इसके अलावा आपका पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपके जो इसमें भाग हैं उनको सबको कवर कराया जाएगा। हर परीक्षा में जो है आपके यहाँ पर जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उन रिपीट क्वेश्चनों को जो है हर बार परीक्षा में जो है पूछ लिया जाता है तोड़ मड़ोड़ कर, और उसका विश्लेषण करेंगे हम। जो टॉप 20 क्वेश्चन आज के लिए लाए हैं हम, उन विश्लेषण की सहायता से हम व्याख्या करेंगे, जिसके माध्यम से आपकी समझ बढ़ेगी और इस तरीके के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमारे पास 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला है। इसमें से हम रोजाना आपके लिए 20 टॉप क्वेश्चन लाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आप अपना जो कीमती समय है, हमें यहाँ पर 20 या 25 मिनट के लिए आप अपना कीमती समय हमारे साथ बिताएंगे, तो आपको जो है कामयाबी के लिए एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर आपकी तैयारी होती है सीडीपी की, मैथ की, इंग्लिश की, पर्यावरण की। और ये जो यूपी टेट और सुपर टेट तक ही सीमित नहीं है ये क्लास, आपका डीएलएड, आपका बीएड में भी इससे सहायता मिलेगी। इसके अलावा आप किसी भी प्रदेश का टेट दे रहे हैं वहां पर इसकी सहायता मिलेगी, क्योंकि सिलेबस और जो आपके टॉपिक्स हैं वो सब एक से ही होते हैं, जबकि परीक्षाओं के नाम बदले हुए होते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 6 के अंतर्गत आज हम फिर से यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चनों की विश्लेषण होगा, व्याख्या होगी, तो काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें और हम इस कार्य को करते रहे। तो जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आइए शुरू करते हैं अपनी ये क्लास। पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ये एचटेट 2014 में पूछा गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था क्या? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक ऐसी मुहिम थी जब हमारे पास प्राथमिक स्तर पर जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें सुविधा नहीं थी कि बैठने की, या हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने बताया कि हर स्कूल में न्यूनतम जो है 2 कमरे होने चाहिए और 2 शिक्षक होने चाहिए। एक शिक्षक जो है पुरुष होगा, एक शिक्षक जो है आपकी महिला होनी अनिवार्य है। और छात्र और छात्राओं के लिए जो है अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, यानी कि उनके लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए। तो ये था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये जो लॉन्च हुआ था आपका हुआ था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। और इसके बाद जो 1992 में जो है इसका फिर से संशोधन किया गया। 1992 में जो है 2 कमरों की जगह यहाँ पर 3 कमरे कर दिए गए और 2 टीचरों की जगह यहाँ पर 3 टीचर कर दिए गए। तो इसमें थोड़ा सुधार किया गया और उसका विस्तृत रूप किया गया, और इसे जो है उच्च प्राथमिक स्तर तक जो है विस्तारित कर दिया गया। पहले ही 1 से 5 तक था, फिर इसके बाद ये 6, 7, 8 तक इसको विस्तारित कर दिया गया। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 के अंतर्गत आपके सामने आया। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। जैसे अल्पसंख्यक कौन है भारत के अंदर? जैसे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, जैन है। तो ये क्या है? अल्पसंख्यक होते हैं। इन अल्पसंख्यकों को जो है अधिकार दिया गया है अपने धर्म और भाषा के आधार पर, अपनी पसंदीदा भाषा या धर्म के आधार पर अपने स्कूलों को चला सकें, उसमें अपना प्रशासन, अपने नियम कानून लागू कर सकें, अपने तरीके से उन्हें चलाने का पूर्ण अधिकार है। तो वो जो बात की गई थी 29(1) में की गई थी, 29(2) में की गई थी, 30(1) में की गई थी, या अनुच्छेद 30(2) में की गई थी। देखिए, इसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में जो बात करता है वो करता है अनुच्छेद आपका 30 करता है। अनुच्छेद 30 में क्या है कि अल्पसंख्यक जो हैं, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान जो है अपना प्रबंधन और प्रशासन स्वयं चला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। और 30(1) क्या कहता है? 30(1) ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंदीदा शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार है। और आपका 30(2) क्या कहता है कि शैक्षणिक संस्थाओं का सहायता प्रदान करने में किसी भी शैक्षिक संस्था के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वह अल्पसंख्यक के प्रबंधन में है, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो। मान लीजिए कोई आपका मदरसा है, तो सरकार जो है, ये राज्य जो है इस बात पर भेदभाव नहीं करेगा, उसे जो है सुविधाएं देते हुए कि ये जो है एक धर्म के आधार पर है, किसी भाषा के आधार पर। अनुच्छेद 2 कहता है। लेकिन यहाँ स्थापना करने की बात की गई, तो स्थापना जो कर सकते हैं आप अनुच्छेद 30 के तहत। तो यहाँ ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 30 के तहत। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 लागू नहीं था। किस चीज पर लागू नहीं होता? ये जो अधिकार अधिनियम 2009 है,
तो निःशक्त बच्चों पर लागू होता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए भी ये लागू होता है। ये लागू नहीं होता आपका 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो बात करती है, बच्चे को जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है उसे जो है शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए, केवल मातृभाषा में, यानी कि एक भाषा का यहाँ पर प्रावधान किया गया है, केवल मातृभाषा में आप शिक्षा देंगे। तो एक भाषा का यहाँ पर प्रावधान करता है 2005 का दस्तावेज। इसके बाद आता है आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा होती क्या है? देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सामान्य बच्चों के साथ, आप सामान्य बच्चों के साथ और विशिष्ट बच्चों को एक जगह मिलाकर पढ़ाते हैं। विशिष्ट बच्चे जो होते हैं, तो सामान्य बच्चे वो होते हैं जिनकी IQ सामान्य होती है, जिनका शारीरिक गठन सामान्य होता है, जिनका सामाजिक स्तर सामान्य होता है, जिनकी मानसिक स्थिति सामान्य होती है। और विशिष्ट बच्चे उसके परे होते हैं, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी भी तरीके से वो सामान्य से कम या ज्यादा हैं, तो वो होंगे आपके विशिष्ट बच्चे। यानी कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ जब मिलाकर हम पढ़ाते हैं तो वो होती है समावेशी शिक्षा। तो आपकी ऐसी क्लास में क्या होगा, सामान्य बच्चों के साथ साथ कुछ होशियार बच्चे होंगे, कुछ कमजोर बच्चे होंगे, कुछ जो है शारीरिक रूप से कमजोर होंगे, कुछ जो है मानसिक रूप से कमजोर होंगे, कुछ जो है किसी आंखों की तरफ से कमजोर होंगे, कुछ सामाजिक रूप से जो है एक तरीके से पिछड़े होंगे। तो इस तरीके से जो है उस कक्षा में विविधता होगी। समावेशी शिक्षा में जो है बच्चों के अंदर विविधता होगी। तो समावेशी शिक्षा जो है विविधता को जो उत्सव के रूप में बनाती है। ये ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा इस बात की ओर आपका इशारा नहीं करती, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। यह बात भी गलत है। जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, यह बात भी गलत है। देखिए, समावेशी शिक्षा में जैसे कि मैंने बताया, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषीय या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, वो क्या होती है, समावेशी शिक्षा होती है। यानी जिनमें ना तो उनके शारीरिक कमी को देखा जाए, ना उनके बौद्धिक स्तर की कमी को देखा जाए, ना उनके सामाजिक स्तर की कमी को देखा जाए, ना उनकी भाषाओं पर के जो विभिन्नता उस पर ध्यान दिया जाए, या अन्य कोई विभिन्नता के आधार पर जो है बिना उन पर ध्यान दिए हुए, उनके साथ भेदभाव किए हुए सबको एक साथ शिक्षित करना, सबको उस शिक्षा में शामिल करना जो है समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। तो CBSE होता क्या है? CBSE का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसे CBSE बोलते हैं। ये आपका जो है, इसकी स्थापना 1929 में मानी गई है और ये नई दिल्ली में स्थित है। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये 1 से 12 तक की जो है शिक्षा का जो है देख रेख करता है। तो इसके द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना का एक सशक्त साधन है। समूह परियोजना के बारे में पूछा गया है। सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाता है, शिक्षकों के भार को हल्का करता है, रोजमर्रा के शिक्षण में होने वाली तनाव को कम करता है, अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करता है। तो अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार तो ये करता ही है। ये इसका ऑप्शन यहां पर पूरी बात नहीं दर्शाता। रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को, ये भी कोई इसका मुख्य पॉइंट नहीं। शिक्षकों के भार को हल्का करता है, ये भी इस समूह जो परियोजना है इसका कोई सार नहीं निकल कर आता। यहां पर लिख रखा है समूह परियोजना, यानी कि जो हम ग्रुप बनाकर जो परियोजना या गतिविधि करते हैं उसमें क्या होता है, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाता है। यानी कि हम समाज के बीच में एक दूसरे से कैसे मिलजुल कर रहेंगे, ये जो है समूह परियोजना की गतिविधि से जो है हमें और हमारे अंदर एक तरीके से जो है विकसित करता है ऐसी भावना। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। देखिए, सब चीज इसमें से 3 चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसकी आवश्यकता नहीं होती। संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा में। क्षमता संवर्धन करने की भी आवश्यकता होती है। अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है समावेशी शिक्षा में। लेकिन पृथकीकरण की आवश्यकता नहीं होती कि बच्चों को अलग अलग छांट के अलग अलग कर दिया जाए। ऐसा नहीं करना। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ
एक क्लास में एक अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाना है, तो इसलिए पृथकीकरण यहां पर नहीं होगा। इसके अलावा सब चीजों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षा में समायोजन का अर्थ शारीरिक अयोग्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना, मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करना, लड़के लड़कियों व वयस्कों को शिक्षा प्रदान करना। तीनों ही बातें जो हैं यहां पर ये गलत हैं। ना तो केवल शारीरिक अयोग्य बच्चों को हम शिक्षा देते हैं समावेशी शिक्षा में, ना तो कि हम मंदबुद्धि बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं, लड़के लड़कियों वयस्कों को शिक्षा प्रदान करते हैं, ये बात भी गलत है। हम जो है सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, चाहे वो शारीरिक अयोग्य हो, चाहे वो मंदबुद्धि हो, चाहे वो तीव्र बुद्धि हो, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सामान्य हो। तो हमें तो सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करना है, यानी सभी विद्यार्थियों को हम जो है एक मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकार करने की शिक्षा को जो है समावेशी शिक्षा कहते हैं। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देशन दे रही है, बच्चों के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सके। देखिए, किसी बच्चे के माता पिता यदि कृषक हैं तो उसे कृषक थोड़ी बनाया, किसी बच्चे के माता पिता मजदूरी करते हैं तो मजदूर थोड़ी बनाया जाएगा। तो ऐसी शिक्षा हम नहीं देंगे, ये बात गलत है। यह सुनिश्चित करना शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देशन की कोई मानक बना दिए, उसके निर्देशन दे रही है केवल, ये भी समावेशी शिक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती। कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। देखिए, कोई भी जो है बच्चा समान गति से नहीं आगे बढ़ता, कोई कम गति से आगे बढ़ता है, कोई जो है तेज गति से आगे बढ़ सकता है। तो कोई एक निश्चित योजना हम किसी भी क्लास के लिए, समावेशी क्लास के लिए नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने के अवसर मिले, यानी कि जो जिस योग्य है, जिसकी जितनी योग्यता है, मतलब जिस लेवल तक उसकी संभावना है जाने की, तो उसको उन अवसरों को प्रदान कराने की जो है सुनिश्चितता करना जो है शिक्षिका की यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम वह अपने स्वभाव में है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 कहता है तो अधिगम का स्वभाव बताया है उसने कैसा होता है। तो दो शब्द हैं इसमें, सक्रिय और सरल होता है, यानी कि दो शब्द आने, सक्रिय और सरल होता है। सक्रिय एवं सामाजिक होता है, निष्क्रिय एवं सरल होता है, निष्क्रिय एवं सामाजिक होता है। तो निष्क्रिय का तो कोई मतलब ही नहीं है पाठ्यक्रम में कि निष्क्रिय कर दो उसे। और यहां पर सक्रिय जो है, सक्रिय शब्द यहां पर पॉजिटिव आता है, और इसके बाद जो सामाजिक, ये दोनों शब्द सही है, तो सक्रिय और सामाजिक है, ये ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एनसीटीई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है। तो एनसीईटी है क्या? एनसीईटी जो है एक तरीके से आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, और जो है इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नेशनल काउंसलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचरों की एजुकेशन है, टीचरों की ट्रेनिंग कराते हैं, टीचरों के जो पाठ्यक्रम जैसे कि बीएड, बीटीसी, इस तरीके के जो हमारे पाठ्यक्रम चलते हैं, तो उनकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, उनकी जो क्वालिटी को निखारने के लिए, उनके लिए जो सिलेबस तैयार करना है, उनके लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, उनके लिए जो मानक निर्धारित करने हैं, वो एनसीटीई ही करती है। इसकी स्थापना जो हुई थी, वो जो अधिनियम आया था 1993 में आया था, और इसके अलावा जो इसे जो है 17 अगस्त 1995 को जो है 1995 को इसे जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के अनुसार इसे एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित कर दिया गया, यानी कि जैसे एक स्वायत्त निकाय बना दिया गया है 1995 में। तो एनसीईटी का फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, जो टीचरों के लिए काम करती है। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है, यानी कि समायोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्यालय नए आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में नहीं लाना है। विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ाने की सुविधा देना, ये इसका मुख्य कार्य है या मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का समावेशन, अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण, अन्य शिक्षकों का समावेशन।
तो यहां पर जो है देखिए, विद्यार्थियों से और विद्यार्थियों का समायोजन जरूरी है, यानी कि विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण करना चाहिए? तो उन्हें जो है किस चीज में करना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण कार्य करने में, व्याख्यान विधि का द्वारा शिक्षण देने में और क्रियात्मकता के साथ शिक्षण देने में। केवल क्रियात्मक विधि या व्याख्यान विधि से जो है समावेशी शिक्षा में, समेकित शिक्षा में इतना योगदान नहीं मिल सकता। उपरोक्त कोई नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। देखिए, ऐसे शिक्षकों को जो है इस चीज का प्रशिक्षण होना चाहिए कि वो बच्चों को, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनकी पहचान कर सकें और उन्हें पढ़ाने का तरीका यानी शिक्षण आना चाहिए। ऐसे बच्चों को छांटना और उन्हें पढ़ाने की तरकीब आनी चाहिए। ऐसा प्रशिक्षण जो है शिक्षकों को देना चाहिए, समेकित विद्यालय के शिक्षकों को। अब आता है विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। तो समावेशन मुख्यतः किस चीज पर केंद्रित होता है आपका? केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, गलत बात। संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं का पूरा करना, केवल निर्योग बच्चों के लिए आवश्यकता पूरी नहीं करना। विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर बल देना, यह बात भी गलत है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना, यानी कि जो विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे हैं या विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं, चाहे वो मानसिक रूप से विशिष्ट हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हो, चाहे वो सामाजिक रूप से विशिष्ट हो, या वो किसी अन्य कारण से विशिष्ट हो, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है अति सूक्ष्म प्रावधानों का निर्माण करना जरूरी है। इस पर मुख्य केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? देखिए, शिक्षक का साधन संपन्न होने का क्या अर्थ है? उसके पास पर्याप्त संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब संपदा, धन होना चाहिए जिससे कि वो शिक्षण ना दे। तो ऐसे अध्यापक का क्या फायदा? उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। भाई, उच्च स्तर से संपर्क करके बच्चे का क्या फायदा हो रहा है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का समस्त पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ ये होगा। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। प्रसिद्ध होने से कोई फायदा नहीं कि अध्यापक प्रसिद्ध होकर जो है ये एक अच्छे शिक्षक के निशानी नहीं है। शिक्षक का साधन संपन्न होना इस बात से स्पष्ट होता है कि उनको अपने विद्यार्थी की जो समस्याएं, उनको समस्याओं को पहचानना, समस्याओं को हल करना, उसको जो है समस्या समाधान से निकालना बच्चों को, ये पर्याप्त ज्ञान एक अध्यापक को, एक शिक्षक को होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए। तो ये अनुच्छेद 41 से 46 किसके कल्याण से संबंधित है? ये है आपके आर्थिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए, व्यक्तियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता का द्वारा सफल हो सके? यानी जो वंचित बच्चे हैं, जो किसी कारण से पढ़ने में पिछड़ गए हैं, अब उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे बच्चों को वंचित विद्यार्थी कहा जाता है। तो आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित करेंगे। अपने लक्ष्यों को महसूस करने के लिए बच्चों को अन्य बच्चों से प्राय तुलना करने की बात बिल्कुल गलत होती है। एज ए टीचर इस बात पर बल देंगे कि आप उनसे उच्च अपेक्षा करेंगे। कभी भी हम बच्चे से उच्च अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें बच्चे को जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चलाना चाहिए, ना कि हमें उससे उच्च अपेक्षा कर देनी चाहिए कि आप ये बन जाओगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। पहले उसे टारगेट नहीं दे सकते। पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित करेंगे, यानी कि हम अपनी रुचि विकसित नहीं करेंगे। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप उनकी सफलता है तो उनकी क्षमता में विश्वास करेंगे, यानी जो बच्चों की क्षमता है उसमें विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे, यानी कि उनके विश्वास को जो है अभिव्यक्त करने की कोशिश करेंगे, यानी कि उसको जो है हम सामने लाने की कोशिश करेंगे ऐसी बच्चों की सफलता के लिए। तो आपका अगर लास्ट क्वेश्चन है आज का, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है, यानी कि कैसी व्यवस्था की ओर संकेत करती है? यूपी टेट अप्रैल 2015 में ये क्वेश्चन आया था, जो
केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देता है। केवल बालिका या बालकों की बात नहीं करती है समावेशी शिक्षा, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है। ये बात भी गलत है, केवल निर्योग्य बच्चों को शामिल नहीं किया जाता। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषीय तथा अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। और जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में नहीं भेजना है, उन्हें साधारण विद्यालय में साधारण बच्चों के साथ पढ़ाना है। ये समावेशी शिक्षा कहती है। जो विशिष्ट बालक है उन्हें साधारण बच्चों के साथ ही साधारण स्कूलों में पढ़ाना है। तो ये समावेशी शिक्षा, न कि किसी विशिष्ट विद्यालय में भेज दिया जाए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को। तो ये 20 क्वेश्चन थे। आज के ये 20 क्वेश्चन जो आपके आने वाले टेट, सुपर टेट या और भी जो आपकी परीक्षा होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा मोटिवेशन बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।